मैं अपनी कहानी कहाँ तक अपनी ज़बानी सुनाऊं। इतना कहता हूँ कि मैंने 1959-60 में जब एमए कर लिया तो अपने उस्ताद से अपने नतीजे के बाद मिलने गया, सलाम करने। उस्ताद भी वो उस्ताद जो उस्तादों का उस्ताद था, जिसे दुनिया आज भी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से, कलम की दुनिया, किताब की दुनिया बादशाह मानती है। इल्म अदब की बाजगुजारी में उससे बढ़कर कौन होगा। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। मैं सलाम करने गया, कहने लगे, मियाँ शेर मुज़ाकरा तुम्हें मैंने कहा है, मेरा कहना मानो तुम पीएचडी करोगे। खुद कहा उन्होंने। ये शेर मुज़ाकरा क्या चीज़ है? ए काश इस वक्त अनीस नागी होते तो वो बताते। ए काश हमीदा एहसन मरूमा होती तो वो बताती। ए काश इसकी तस्दीक करने वाला कोई हो तो वो बता पाए। असगर सलीम भी अब नहीं है दुनिया में। असगर सलीम मीर वो भी नहीं है दुनिया में कि तस्दीक कर पाए। शायद ख्वाजा ज़करिया इस बात की तस्दीक करें कि ये मेरे 5वीं जमात में, मैं 6ठी में, यानी ये 5th ईयर में, मैं 6th ईयर में था। तो एक सेशन होता था जिसे अरबी मदरसों की इस्तिलाह में दरस खारिज कहते हैं। ओरिएंटल कॉलेज में 60-61 की रिवायत थी कि तमाम तलबा एक मैदान में, जो ओरिएंटल कॉलेज और मीनार लॉ के दरमियान एक चौकोर सा लॉन है, सब्ज़ादार है, उसमें जमा होते थे और वहाँ बैठकर असातिज़ा सवाल करते थे। असातिज़ा सवाल करते थे तालिब इल्म का नाम लेकर कि आप इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, लेकिन इजहार ख्याल कीजिए, तवील, मुख्तसर नहीं। बोलने की तरबियत देते। उन्हें मालूम था कि ये उस्ताद होने वाले हैं, माफ़ कीजिए, उन्हें पता था कि ये उस्ताद होने वाले हैं, लिहाजा वो बोलने की। तो मैं जिस लहजे, जिस रवैये, जिस तेज़ी और तुंदी और जिस ज़ोर शोर से बोलता था, तो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने मुझे अज़र मोहब्बत शेर मुज़ाकरा कहा। और उस दौर में ये बड़ी फजीलत थी कि मैं किसी उस्ताद की निगाहों में आ जाऊं, लिहाजा उन्होंने, भाई एक बात सुनाने वाली है, पता नहीं वक्त है आपके प्रोग्राम में या नहीं, ये बड़ी अहमियत है इसकी। ये वो ज़माना था, सन 60-61 का ज़माना, जब हमारा नतीजा आ चुका है 59-60 के सेशन का, अब 60-61 का ज़माना आ गया है। ये वो ज़माना है कि जब उर्दू लाज़मी मज़मून के तौर पे कॉलेजेस में पढ़ाई जाने का हुक्म आया और असातिज़ा भी उसके लिए चाहिए थे, लिहाजा असातिज़ा तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि उन्होंने इस वक़ार को पैदा करने में बड़ा किरदार अदा किया। रहने वाले थे वो मानसरा हज़ारा के, पठान थे। ज़िंदगी शुरू की एक कातिब की हैसियत से, मुहर्रिर की हैसियत से और लाइब्रेरियन की हैसियत से, लेकिन प्रोफेसर एमरिटस रिटायर हुए और कोई बड़े से बड़ा शख्स ऐसा नहीं है
जो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की बड़ाई को न मानता हो। उर्दू बोलो उर्दू पढ़ो की मुहिम का वो बादशाह था। हकीकतन पाकिस्तान में बाबाए उर्दू वो था। वो आया हुआ नहीं, वो बैठा हुआ बाबाए उर्दू था। खैर, ये वो ज़माना था कि जब नौकरियों की तलाश में डिग्रियां हाथों में उठाए उठाए जवान मारे मारे नहीं फिरते थे। गालिबन जून का महीना था कि हमारे घर पे डाकिये ने दस्तक दी और एक कागज़ ला के दिया। डाकिये ने दस्तखत कराए, हमने खोल के देखा, DPI डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से, वो उस वक्त ओहदा था सरिश्ता तालीमात का, कि आपको पोस्टिंग दी जाती है बतौर एडहॉक लेक्चरर के SC कॉलेज भावलपुर में। घर बैठे नौकरी का ज़माना था। क्या था? यूनिवर्सिटी से महकमा नताइज मांगता था, जो जिसकी अहलियत होती थी उसको वहाँ पर तैनात कर देता था। लेकिन ये गज़ेटेड पोस्ट थी, इसलिए कमीशन में जाना ज़रूरी था, प्रोग्रेसर कमीशन में। उन्होंने एक रास्ता आसान निकाला था। देखिए, जब देने पे आते हैं अहलियता तो कीड़े नहीं निकालते हैं चीज़ों में, वो कीड़े इस तरह निकालते हैं कि उससे पीने के काबिल हो जाए दूध और पानी, न कि ये कि वो पीने के काबिल न रहे। आ गया एक अहदनामा, एक तकर्रुरनामा, परवाना आ गया और हम SC कॉलेज भावलपुर में लेक्चरर होकर पहुँच गए। उसके बाद कमीशन का मरहला पेश आएगा, वो एक अलग चीज़ है। ये क्यों पोस्टिंग हुई, कैसे हुई? देखिए, इसे कहते हैं इंसाफ, जो उस वक्त था। यूनिवर्सिटी से जो फहरिस्त मंगाई गई थी उसमें पहले 4 पोस्टें थीं, चूँकि पंजाब में उनका फैसला करना था। पहले 4 आदमी ले लिए गए फर्स्ट क्लास में जो थे, उनमें एक में भी था। मुझे उन्होंने SC कॉलेज भावलपुर में रख दिया। मेरा तदरीसी अमल SC कॉलेज भावलपुर में भी है। ये 1 यूनिट का ज़माना है। गवर्नमेंट कॉलेज फुलेली हैदराबाद सिंध में भी मेरी पोस्टिंग है। जब मुझे कमीशन ने टॉप लिस्ट पर रखकर पहले नंबर पर, जो सॉर्टिंग कर दी जाती है, छांटी की जाती है, तो मुझे पहले नंबर पर रखा। और पहले नंबर की पोस्ट प्योरली परमानेंट होती थी, प्योरली टेम्परेरी के जवाब में। तो वो थी गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में, और उसे दी जाएगी जो नंबर 1 लेगा। मैंने नंबर 1 लिया था, लिहाजा मुझे गवर्नमेंट कॉलेज फुलेली में डाल दिया गया। तो मेरा दूसरा इदारा जिससे मैंने तालीम दी गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद। उसके बाद मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई, जो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कहलाता है। उसके बाद मुझे फिर भावलपुर आना पड़ा। मेरा ऑप्शन भावलपुर था, कुछ वजह थी। इस वक्त तक मैं PhD कर चुका था। ये ज़माना है 67 का, 67 का। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने जो कहा था, मियाँ तुम्हें एक कहना मानना पड़ेगा, PhD करनी है। कमाल है उस उस्ताद का कि मौजू भी उसने दिया और कहा निगरानी भी मैं करूँगा, और अगर मैं न कर पाया तो डॉक्टर वहीद कुरैशी से कहूँगा कि वो ऐसा करें। वो शायद नहीं कर पाए और डॉक्टर वहीद कुरैशी ने ये जिम्मेदारी ले ली, और मुझे उन्होंने बड़ा अछूता और बड़ा चमकता हुआ एक मौजू दिया, जो बर्रे सगीर की तारीख़ में किसी ने PhD की सतह पर अब तक नहीं किया था।
एमए की सतह पर और एमए की सतह से नीचे शौकिया तौर पे काम हो रहे थे, और वो मौजू था उर्दू में बच्चों का अदब। अंग्रेज़ी में उसका टाइटल यूनिवर्सिटी ने दिया था जुवेनाइल लिटरेचर इन सब कॉन्टिनेंट इन उर्दू, लिख के दिया था। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। 63 में मुझे उन्होंने इजाज़तनामा भिजवा दिया। 63 से लेके 66 तक मैंने उस पर काम किया। गालिबन 66 का आखिरी साल था या 66 का शुरू ज़माना था। मैंने वो थीसिस यूनिवर्सिटी में पेश कर दिया और 67 में मुझे डिग्री मिल गई। अब ये 53-54 साल हैं मेरी पीएचडी को, और मुझे अपने मुम्तहिनीन भी मालूम है। बड़े सख्त और मेयारी मुम्तहिनीन थे। वो आजकल की तरह नहीं थे जो गिरोहबंदी और कराबतदारियों से निज़ाम चल रहा है। सही निज़ाम जो था, ढाका यूनिवर्सिटी के स्कॉलर जो उर्दू के बड़े मारूफ अदीब व स्कॉलर हैं, डॉक्टर अंदलीब शादानी, उन्हें मेरे सामने ला खड़ा किया मुम्तहिन के तौर पे। एक बुज़ुर्ग अदीब गुज़रे हैं जिन्हें दुनिया अदब बड़ा एहतराम देती है, जो अरबी के बहुत बड़े फाजिल, फ़ारसी के फाजिल, तसव्वुफ़ के फाजिल, ज़िक्र व अस्कार के माहिर और वकील भी थे, एलएलबी भी थे, प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो मेरे मुम्तहिन। ये दो मेरे मुम्तहिन, गाहे गाहे इनसे इम्तिहानी हैसियत से पहले भी इनसे मेरा राब्ता रहा। कि वहाँ एक तरीक़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में कि वो जो स्कॉलर्स बाद में मुम्तहिन होते थे वो उस फील्ड के लोग होते थे, चूँकि तो सिनॉप्सिस में और उसकी दिक्कतों में मालूमात का अमल जारी रहता था। बहरहाल हमने 67 में पीएचडी कर लिया। उन दिनों गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज में, माफ़ कीजिए उस वक्त बोसन रोड नाम था इसका, गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज में, यानी एमरसन कॉलेज में एमए क्लासेस शुरू हो गई थी। उस पर एतराज़ किया गया कि एमए क्लासेस, उर्दू की एमए क्लासेस नहीं हो सकती जब तक इसमें कोई पीएचडी उस्ताद ना हो। ये कानून था यूनिवर्सिटी का। इंस्पेक्शन, रूटीन इंस्पेक्शन एक फ़ाइल कहलाती है, उसने नोट देखा। अब वो नोट घूमा तो डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर फ़ख्र माजिद, नून मीम राशिद के भाई, उन्होंने फ़हरिस्त देखी। वो जो टॉप क्लास लड़के यूनिवर्सिटी थे या जो भी उन्हें नुमाया नज़र आ रहे थे, उनमें प्लस पॉइंट करते करते, शॉर्ट करते करते उन्होंने पीएचडीज़ में देखा तो मेरा नाम कहीं उन्हें नज़र आया। उन्होंने मुझे ऑफ़र भेज दी और कहा कि आप एमरसन कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में उर्दू के लेक्चर की हैसियत से जाना चाहते हैं तो हाँ कहिए। मैंने हाँ कह दी। लिहाजा मैं 70 में यहाँ आ गया। तो मेरा तीसरा बड़ा इदारा जिसे मैंने ज़रा वक्फ़ों के साथ, इसमें मैं 25 साल तकरीबन रहा हूँ इस इदारे में, वक्फ़े का भी हवाला देता हूँ। तो तीसरा मेरा बड़ा इदारा ये था। चौथा कहिए, बल्कि एक दफ़ा मैं फिर बावलपुर गया हूँ। तकरीबन 74 के ज़माने में ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था, ओपन यूनिवर्सिटी नाम नहीं था इसका, यानी पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, चूँकि पीपल्स गवर्नमेंट ने, भुट्टो साहब ने, उनके ज़माने में शुरू हुई थी। उन्होंने जब कायम की यूनिवर्सिटी तो डॉक्टर WM ज़की इसके वाइस चांसलर थे। मेरे एक हम जमात जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी थे, SM इस्माइल, उनकी आपस में रिश्तेदारी थी। उन्होंने कोई हवाला मेरा दिया तो WM ज़की ने
रिक्विजिशन की मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि इस क्वालिफिकेशन का आदमी हमें दरकार है और ये है वो, आप इसको रिलीव करें। तो वाइस चांसलर कह रहा है वफाक की यूनिवर्सिटी का, लिहाजा हमें पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी ने बुला लिया, हम वहाँ रहे। पीपल्स यूनिवर्सिटी और पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी हुई तो वफाक का एक इदारा था जो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम था और मेरे ख्याल है कि वो गवर्निंग बॉडी में आता था ओपन यूनिवर्सिटी की, यानी पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी की। उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। हमारा तकर्रुर उस इंस्टीट्यूट में हो गया। ये सब कुछ करने के बाद हम फिर पलट कर एमर्सन कॉलेज में आ गए। ये ज़माना 81-82 का होगा जब यहाँ पहुँचे हम। तो पहले भी एमए क्लासेस थी जो मेरा ज़माना था, लेकिन जब हम पलट कर आए तो एमए क्लासेस का वो ज़ोर शोर नहीं रहा था लेकिन वो ज़ोर शोर नहीं रहा था। बड़े उस्ताद इधर उधर हो गए थे और तालिब इल्मों की नफरी भी कम थी। बहरहाल हमने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाया। इस कॉलेज में मेरा होना मेरी ज़िंदगी का एक यादगार सिलसिला भी कायम करता है। इस यूनिवर्सिटी की एक बड़ी काबिले ज़िक्र तालिबा थीं, महतल ज़ाहिदी, जो मेरी शागिर्द थीं। ये एक ऐसे घराने की शख्सियत से निस्बत रखती थीं, डॉक्टर मकसूद ज़ाहिदी से, कि जिनसे पहले भी मेरी दोस्ती थी, ताल्लुक़दारी थी। बड़े साहिब इल्म शख्स थे। उनसे मेरी निस्बत, फिर इनसे ये निस्बत कि ये मेरी शागिर्द। मैंने देखा कि इस बड़ी जमात में, हालांकि ये सफ़र मेरा बड़े बड़े अच्छे शागिर्दों के साथ रहा है। सफदर सलीम सियाल जंग का एक बड़ा अच्छा नाम, वो भी तालिब इल्म था मेरा। मेरे ही ज़माने में मोहसिन नकवी भी 6th ईयर में थे, असगर नदीम सैयद भी थे, ये अल्लाह नवाज दुर्रानी साहब भी ज़माने में ही पढ़ने वाले थे। ये तमाम लोग उस ज़माने के बड़े तवाना लोगों में थे और बड़े पढ़ने लिखे लोग। सईद सिद्दीकी एक अमरोज़ के चीफ रिपोर्टर होते थे, वो भी उस ज़माने के तालिम थे। अब्दुर्रहमान साहब जो कॉमर्स कॉलेज की चेन के बहुत बड़े नामवर शख्स हैं, ये भी मेरे तालिम थे। मुख्तलिफ़ लोग उस ज़माने के, लेकिन जो तनक़ीदी शऊर और जो शेर की सरिश्त से आगही मातलत में थी, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। और मैं पहले से भी शेर से रिश्ता बन चला आ रहा था। मेरी खातून मोहतरम पहली शाहिदा ज़मानी अलीगढ़ की ग्रेजुएट थी, अलीग थी और बहुत काबिल खातून थी। उनका इंतकाल हो चुका था, तो मैंने अपनी पसंद के मुताबिक 2000 में मातलत का इंतखाब किया। ये मेरा कोई एहसान नहीं है, ये मातलत का एहसान है मुझ पर। ये कि मैं 63 बरस का हो चुका था, कानूनी तौर पर 60 बरस का, 61 बरस का हो चुका था। वो अभी उम्र के इस सिनो साल पे नहीं पहुंची थी। मैं जब तक आखिरी सांस आ रहा है उस वक्त तक इकरार करता रहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया ज़िंदगी का, और मेरे किरदार की बेशुमार लग़ज़िशें दूर की, और मेरे
किरदार की खूबियों को, जिन्हें अब मैं जानता हूँ, उन्हें उजागर किया। और मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है कि उनके आने के बाद मैंने अपने आप को कामिल होता हुआ महसूस कर रहा था मैं। ये कमाल, ये एहसास कमाल मेरी शख्सियत की आइंदा तरबियत में जो इब्तिदा में हो चुकी थी, उनका बड़ा किरदार था। उन्होंने मुझे बहुत से शऊर दिए हैं। उनमें एक शऊर ये था कि अगर ज़िंदा रहना है तो किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, वरना मर जाओगे, ज़िंदगी में मर जाओगे। ये शऊर उन्होंने मुझे दिया। गो के कितनी बातें कह सकता हूँ, पता नहीं दूसरी किस्त होगी नहीं, लेकिन चलते चलते 2-4 बातें और कह दूँ कि मैंने किताब ज़िंदगी से कुछ फ़िक्रे उठाए हैं, कुछ अपनी किताब के सरनामे पे सतूर लिखी हैं, वो पढ़ता हुआ और सुनाता हुआ गुज़र जाऊं तो अच्छा लगता है। ये कि मैं कभी किसी शख्स के घर ताज़ियत में नहीं जाता अगर उसने जानबूझकर मुझे अपनी खुशी में नहीं शरीक किया है। ये कि मैं कभी नहीं बोलता मजलिस में, महफिल में, जब तक कोई खुद मुझे मुतवज्जह न कर दे। ये कि मैं ज़िंदगी में खुश उम्मीदी, यकीन और इस बात का कायल हूँ, ना उम्मीदी के इफ़रीत को अपने पास से गुज़रने की इजाज़त नहीं। ज़िंदगी के बाज़ ऐसे लम्हे हैं कि वो भुलाए नहीं जाते, भुलाए नहीं जाते, रह रह के याद आते हैं। और मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी ये है कि वो लम्हे जो बार बार याद आते हैं, उनमें कोई पैगाम छुपा हुआ होता है। तो मेरे इन तमाम लम्हों में कोई सबक ज़रूर पिन्हा है जो मुझे बार बार याद आते। एक ये कि बड़े और छोटे के मुकालमे में शाइस्तगी और खुश मिजाजी को दखल रहना चाहिए। मुझे एक वाक़या याद आया। भावलपुर में जब मेरी तैनाती हुई, सन 61 का ज़माना है ये, वहाँ बड़ी बड़ी पुरानी शख्सियतें शहर में घूमती थीं। ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह, तुर्की टोपी पहने हुए, हाथ में बेत रूल लिए हुए और नेकर पहने हुए, लंबे कद के, और गालिबन उस वक्त उनका सनो साल, मेरा अपना ख्याल है 70 के करीब होगा, वो घूमा करते थे। भावलपुर की तहजीब की बड़ी अलामत थी ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह। बड़ा इल्मदोर शख्स, बहुत ही तहजीब याफ्ता आदमी था। बल्कि ये उसी तहजीब याफ्तगी का नतीजा था कि इरफानिया के टीले पर, ये बात ताबिश अलवरी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इरफानिया के टीले पर चांदनी रातों में वो तमाम अहले इल्म को जमा करके कुछ थोड़े बहुत मुतायबात करते थे, चुटकुले और लतीफ़े, और कुछ शेर व सुखन की बातें करते थे।
चांदनी रात सहराई टीले पे, नाम रखा था इरफानिया। और भागलपुर शहर से गालिबन 7-8 किलोमीटर दूर होगा उस वक्त, मुझे जो याद आता है। ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह, ये ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह बहुत अजीब आदमी थे। मैं 23-24 साल का जवान हूँगा क्या है, और ये 70-75 साल के नवाब साहब की फ़ौज के ब्रिगेडियर रिटायर। लेकिन ये क्लासरूम के बाहर जब मैं निकलता था तो ये बेंच पे बैठे हुए होते थे, प्रोफेसर साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ। बड़े आदमी थे, पीरियड ख़त्म होने का इंतज़ार करते थे। ये वही ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह हैं कि मेरी तहरीक पर इन्होंने आयात गालिब के नाम से गालिब पर एक किताब लिखी, और उस किताब पर मेरी तकरीज़ भी कहीं शामिल हाल है। आयात गालिब नाम है उसका। खैर, ये ज़माना तहज़ीब का ज़माना था। भावलपुर ने सीने से लगाई हुई थी वो तहज़ीब, जो मुसलमानों की शाइस्तगी, शेर, अदब, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि इस्लामी तशख़्ख़ुस की थी, उसे सीने से लगाया हुआ था तहज़ीब। शहर भी इसी तरह आबाद था, शाही बाज़ार, तंग छोटी दुकानें, ऊंची नीची, हर तरह का सौदा मिलने वाला, कोई बड़े बड़े बाज़ार भी नहीं थे। और उस बाज़ार की एक खूबी ये भी थी, काश मेरे दोस्त सोहेल अख्तर होते ज़िंदा तो वो बताते, मैं और वो दोनों कुछ देर के लिए उस दुकान पर ठहर जाते थे। वो दुकान थी एक तंबोलन की, बड़ी गिरा कदर औरत, यानी माफ़ कीजिए गिरा जिस्म औरत, बहुत भारी जिस्म की और बड़ी खुश मिजाज, और बड़ा अकड़ा हुआ लिबास, यानी बड़ा कलफ वाला लिबास पहने हुए, पान की गिलौरियाँ बनाने में खुसूसियत रखती थी, और पुरानी इस्तिलाह में उसे तंबोली के मुकाबले में मर्द के तंबोलन कहा जाता था, और उसकी बनाई हुई गिलौरी बराह रास्त मुँह में लोग रखते थे। खैर, ये भी वो ज़माना था। आप यकीन कीजिए कि ऐसे ही लोगों में एक साहब ब्रिगेडियर, वो भी इत्तेफाक की बात है, ब्रिगेडियर थे सैद अली शाह, करोड़ पक्का के रिजवी ख़ानदान के चश्मो चिराग तो मैंने नौजवान के मानों में नहीं कहा, बल्कि सिब्तैने ख़ानदान थे, वो औलाद थे, उनकी उम्र तो उनकी काफ़ी बड़ी थी। ब्रिगेडियर सैद अली शाह ये नासिर रिजवी के वालिद थे, जो नासिर रिजवी पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी रहे, रेलवे के थे, क्या थे। सैद अली शाह बड़े खुश मिजाज आदमी। मैंने भी कहा कि छोटे और बड़े में मुताइबात और क़ुर्बत और मौनसत होनी चाहिए। ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह का रवैया भी उसी हवाले से कि प्रोफेसर साहब मैं आज आपसे मुलाकात चाहता था। तो एक दिन हबीब बैंक का मैनेजर असद रज़ा गर्देजी, यहाँ के रहने वाले एक साहब थे, मरूम हो गए, वो मैनेजर थे। सैद अली शाह भी बैठे हुए थे, वो भी बैठे थे। मैं किसी काम से वहाँ पहुँचा तो असद रज़ा गर्देजी ने सैद अली शाह साहब से कहा कि ब्रिगेडियर साहब, ये नौजवान आपके शहर में नौवारिद हैं और इनका लबो लहजा सुनिए और ज़बान। तो सैद अली शाह साहब ने कहा, ये पान तो खाए हुए नहीं हैं, मैं इन्हें कैसे अहले ज़बान मान लूँ। देखिए, मैंने कहा हुजूर, ज़बान तो आपके मुंह में भी है और आप भी पान खाए हुए नहीं। कहने लगे नहीं, मैं भी पान खाता हूँ, लेकिन शर्त ये तंबोलन के हाथ का हो। तो इशारा ये था। ये वो वाक़यात थे कि जिनको मैं भुला नहीं सकता। एक दफ़ा मैं अरबी के एक प्रोफेसर से मिला,
मैंने इत्तेफाकन पर्चा इजाफी दिया हुआ था अरबी। मैंने जब वो पर्चा दे दिया तो ये ज़माना रसाई और रसूखियत का भी हो चला था। तालिब इल्म हाथ पैर मारते थे आजकल के तालिब इल्मों की तरह, लेकिन उसकी सतह हकीकी होती थी कि अगर आपके 10 नंबर आने हैं तो 12 आ जाएं, ये नहीं है कि आपके 2 हैं तो 12 आ जाएं। तो मैं उन उस्ताद से मिला, अपनी बात मैं कह नहीं पाया कि मेरा पर्चा मैंने सुना है आपके पास आया है, मुझे ज़बान से बड़ी दिलचस्पी है अरबी ज़बान से, अगर मुझे इतने नंबर न मिले तो सरकार मेरी सनत कोई माने नहीं रखेगी। मैं हिम्मत नहीं करनी। फिर मैं अपने एक उस्ताद को, जिनसे मैंने अरबी पढ़ी थी लाहौर में, और आप सुनकर हैरान होंगे कि लाहौर में एक मखसूस इदारा था आका बेदार बख्त का, जिसने आए हुए बाहर से ताज़ा वारिद नौजवानों को अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम में मशाक कर दिया। आका बेदार बख्त, आका, उनके छोटे भाई आका गरीब नवाज कहलाते थे। तो आका बेदार बख्त के इदारे में मेरे एक उस्ताद थे इस्लाम शाह साहब। मैंने उनसे कहा, वो इनके आशना थे अरबी के उस्ताद के, नाम नहीं लूँगा। वो गए और कहा कि इस लड़के का पर्चा आपके पास है। वो ताल्लुकात थे उनके, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है आपसे ये कहने की। वो ये कह रहे हैं उनसे कि आपका उसूल ये है कि आप रियायत से काम नहीं लेते। मेरे सिफारशी ने उनसे कहा, उनका जवाब भी बड़ा तारीख था कि इस्लाम शाह साहब, आपने क्या कहा कि मेरे बारे में कि मेरे ये उसूल हैं, यानी आपने कहा ये आपके उसूल हैं। ख्याल रखिए, गलतफहमी में मत रहिए, मैं अपने उसूलों का खालिक हूँ, अपने उसूलों की मखलूक नहीं हूँ। काम करने का बहाना निकाला उन्होंने। मैं अपने उसूलों का, हर आदमी अपने उसूलों का खालिक, अगर उसूलों का मखलूक होकर रह गया तो कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी को कहते हैं कि राय में तब्दीली वाक़ई होती रहती है। कुफ्र के बाद अगर कोई इस्लाम लाए तो आप ये मत कह दीजिए भाई, और अगर वो इस्लाम के बाद मुनरिफ हो तो उसे इतनी बड़ी सज़ा से न गुजार दीजिए। बहरहाल ये वो वाक़यात हैं ज़िंदगी के। इनमें और बहुत से वाक़यात जो मुझे सबक देते हैं, उनमें एक वाक़या मुझे और भी बार बार बताता है। जमात इस्लामी का एक पर्चा निकलता था जिसका नाम था तस्नीम। तस्नीम के शुरू में लिखने वाले एडिटरों में, जब ये ग्वाल मंडी में इसका दफ्तर था, तो कौसर न्याजी साहब भी इसकी इदारत करते थे। उसके बाद ये होते होते आबाद शाहपुरी वगैरह बुज़ुर्ग साहिबान, उर्दू डाइजेस्ट वालों के पास से होता होता एक बहुत बड़े अदीब के पास पहुंच गया, मौलाना नसरुल्लाह खां अज़ीज़ के पास। मौलाना नसरुल्लाह खां अज़ीज़ तस्नीम के मालिकों में भी थे उस वक्त, और मुदीर आला भी थे, निगरान भी थे। एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने अपने कवाइफ पेश किए। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब मैं तालिब इल्म हूँ यूनिवर्सिटी में, कि मैं शौक़ रखता हूँ सहाफ़त का, मुझे आप इजाज़त दीजिए। उनका आइए, सौ बिस्मिल्लाह, आइए तशरीफ़ लाइए,
छोटी मोटी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कल से आप आ जाइए और मकबूल जहांगीर से मिल लीजिएगा। मकबूल जहांगीर एक मशहूर शिकारियात के अदीब हुए बाद में, वो हमारी शिफ्ट के इंचार्ज थे रात की, तो मुझे उन्होंने सब एडिटर रख लिया। मैं तर्जुमे भी करता था और खुलासे भी खबर के लिखकर आगे क्रिएट आगे भेजता था। एक दिन मुझे एक वर्क मिला जो मेरे ही लिखे हुए वर्क़ों में से चिपके हुए, एक वर्क पर वो मेरे लगे हुए वर्क थे। इन जो मैं ट्रांसलेशन करता था या ख़बर लिखता था, वो एक बड़े से कागज़ के ऊपर, दस्ती के ऊपर, वो मेरे पास मकबूल जहांगीर ने मेज़ पर रख दिए। ठेका गोल सुर्ख दायरा, थाना गोल दायरा, गैज़ो गज़ब गोल दायरा। मैंने मकबूल जहांगीर से कहा ये क्या है? कहने लगे देख लीजिए, ये आपने गलतियां की हैं खान साहब के मिजाज के ख़िलाफ़। वो तो कहिए खान साहब तक ये मैंने कागज़ पहुंचाया नहीं है, ये मैंने गोले लगा दिए। मैंने कहा क्या? कहा खान साहब कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं कोई ठेके का लफ्ज़ हाय हवस के साथ लिखे कि ये हिंदी लफ्ज़ है। वो कहते हैं ये अरबी हर्फ के साथ वाबस्ता नहीं होना चाहिए, वो अलिफ से लिखते हैं, आपने ये से लिखा है ठेका। खान साहब थाना जो है वो पसंद नहीं करते कोई अरबी हाय हवस के साथ लिखे, ये आपने थाना इसके साथ लिखा है। और तो और आपने ये गैज़ो गज़ब में क्या कर दिया, दोनों जगह ज़वात लगा दिया आपने। अगर कहीं खान साहब देख लें आपको नहीं मुझे भी निकाल देंगे, नसरुल्लाह खान अजीज़ के बारे में। तो मुझे वो ज़माना भी याद आता है। और ये छोटी छोटी बातें हैं कि जिनसे इंसानी शऊर की पुख्तगी का सफ़र जारी रहता है। मैं इन वाक़यात में से एक बड़े वाक़े को और भी ज़हन में रखता हूँ। वो यह है कि हमीद अहमद ख़ान साहब, ज़फ़र अली ख़ान के भाई के नाम है हमीद अहमद, ये बड़े भाई, सब अदब दोस्त, इल्म दोस्त। हमीद अहमद ख़ान आदमी तो अंग्रेज़ी के थे लेकिन शहज़ादे उर्दू के थे, बादशाह उर्दू के थे। बहुत काम किया उन्होंने उर्दू में, बल्कि एक नुस्ख़ा हमीदिया के नाम से एक नुस्ख़ा भी मुरतब किया है गालिब का, और निसाब भी मुरतब किए हैं, तराजिम भी किए हैं, गालिब की तशरीहात भी लिखी हैं। मैं उनके कमरे में गया तो मेरा गालिबन नतीजा नहीं आ रहा था ये कहने के लिए कि मुझे उस ज़माने में पीएचडी को 500 रुपये इजाफी मिलते थे मेरे ज़माने में। बहुत बड़ी बात थी ये, माफ़ कीजिए क्यों बड़ी बात थी आप सुनेंगे कि मैं गज़ेटेड ऑफिसर था, मेरी तनख्वाह थी 295 रुपये, जबकि वजीफ़ा 500 वजीफ़ा था। तो मैंने खान साहब से दरख्वास्त की जाके मैंने इजाज़त मांगी, बैठा, कुर्सी खींच कर बैठ गया। कहने लगे फरमाइए। मैंने कहा इधर। कहने लगे जल्दी हो जाएगा काम, आप फिक्र न कीजिए, होगा, बिल्कुल होगा, देर सवेर हो ही जाती है। उन्होंने ये बजर एक किस्म की वो तनतनाने वाली, टटराने वाली एक घंटी होती थी स्टील की, वो उन्होंने बजाई। एक आदमी आया बाहर खड़ा हुआ और उसे उन्होंने नोट लिख के दिया और मुझसे पूछ के कहा इस सन क्या था वो जब आपने दाखिल किया? मैंने कहा ये सन था। वो बात चिट दे दी। कहने लगे और कोई काम? मैंने कहा नहीं। मैं उठा, कुर्सी मैंने पीछे खींची, बड़ी मेज़ उनके सामने थी, कुर्सी खींची और जगह बना के बाहर निकल आया। अभी मैंने कदम बाहर ही रखा था, वो घंटी फिर बजी
वो आदमी अंदर गया, बाहर खड़ा हुआ और बाहर निकल के कहने खां साहब आपको याद कर रहे हैं। हाय हाय, वाह। मैं इस 2 कदम की मसाफत में समझा शायद कोई काम हो गया। जब मैं वापस गया, कहने लगे मियाँ साहबजादे ज़हमत कीजिए, ये कुर्सी जहाँ से आपने खींची थी हाय हाय, वहीं रख के जाइए। हाय, क्या क्या लोग थे, वाह, कैसे वाह, कैसे लोग थे। सुभान अल्लाह। इस सारे सिलसिले को मैं अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, आपने इरशादुल अरीफ का पहला प्रोग्राम समाअत फरमाया। हर मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, इब्तदाइया, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया। हमारी दुआ है कि आज का मज़मून कभी मुकम्मल ना हो और हम ये बातें मुसलसल सुनते रहें। मोहसिन नकवी का शेर याद आ रहा है इस मौके पर, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। अपने मेज़बान शाहिद अब्बास और सैयद खुरम बुखारी को इजाज़त दीजिए डॉक्टर साहब के शुक्रिया के साथ। अल्लाह।